ओके फाइन। चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे हम लोग बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे थे ना। बेसिक स्ट्रेंथ। यस सर। चलो बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग कंपैरिजंस कर लिए थे। ये एक्वस मीडियम में भी बताए थे थोड़ा बहुत कैसे कंपेयर करते हैं। अगर सिर्फ गैसियस फेज में तुमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो उसमें तो सिर्फ हम लोग वही जो रूल्स बताए हैं शुरुआत से जो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना रहता है। फिर एटम्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना रहेगा तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग कंपेयर करेंगे। लेकिन वही चीज अगर एक्वस मीडियम में कंपेयर करते हैं तो वहां पे दो तीन फैक्टर्स और आ जाते हैं, दो फैक्टर्स। एक स्टेरिक फैक्टर भी आ जाता है और प्लस एक सॉल्वेशन इफेक्ट भी आता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो चीज हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। अब इसमें से कुछ कुछ और चीज रह गया है। एक बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में हम लोग एक इफेक्ट पढ़ते हैं, SIP इफेक्ट। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, लिख लो इसको, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग SIP बोलते हैं, SIP इफेक्ट। तो ये एक्चुअली है क्या, जैसे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में भी कुछ कुछ इफेक्ट्स पढ़े थे, SIR इफेक्ट पढ़े थे, फिर ऑर्थो इफेक्ट पढ़े थे, तो उसी तरीके से यहाँ भी बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग SIP इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये है क्या, देखो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो स्टेरिक मतलब क्या हुआ, रिपल्सन की वजह से, बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब स्टॉप होना या हिंड्रेंस प्रोड्यूस करना, किसके लिए, प्रोटोनेशन के लिए। तो प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, H प्लस का एडिशन। कहीं भी प्रोटॉन ऐड हो रहा है, मतलब प्रोटॉन किसको बोलते हैं हम लोग, H प्लस को। तो H प्लस जो होता है जैसे ही वो ऐड होगा तो उस स्टेप को हम लोग प्रोटोनेशन स्टेप बोलते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से या स्टेरिक रिपल्सन की वजह से प्रोटोनेशन वाला जो फिनोमेनन होता है वो इनहिबिट हो जाता है, वो हिंडर हो जाता है। तो उसी इफेक्ट को हम लोग SIP इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे मान लो इसमें ये मेनली हम लोग एनिलीन के केस में अप्लाई करते हैं। SIP इफेक्ट जो तुमको लगाना है मेनली इन केस ऑफ एनिलीन्स। तो एनिलीन देखो, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? यस सर। एनिलीन समझते हो ना तुम लोग, कौन सा स्ट्रक्चर को एनिलीन बोलते हैं, बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड हो? अमाइन। बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है ना। यस सर। तो उसको एनिलीन बोलते हैं हम लोग। तो एनिलीन के केस में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे NH2 है, तो इसका अगर प्रोटोनेशन करा रहे हैं हम लोग, H प्लस इसमें ऐड करा रहे हैं, तो H प्लस ऐड कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो प्रोटोनेशन स्टेप यही होता है कि ये जो H प्लस है जाके वहां पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, दो हाइड्रोजन तो वहां पे पहले से थे, एक और हाइड्रोजन आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ये स्टेप होता है, प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पे। तो अगर स्टेरिक कोई बल्की ग्रुप अगर हम लोग लगा दें, बल्की ग्रुप का मैक्सिमम इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजिशन पे। तो ऑर्थो पोजिशन पे कोई एक बल्की ग्रुप अगर हम लोग लगा दें तो वो ग्रुप लगाने से क्या होगा कि ये जो प्रोटोनेशन स्टेप है वो हिंडर्ड हो जाएगा, प्रोटोनेशन स्टेप उतना स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, प्रोटोनेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक तरह से प्रोटोनेशन को ये अपोज कर रहा है। तो जैसे मान लो हम लोग फॉर एग्जांपल ये कर ले, यहाँ पे बेंजीन है, सॉरी एनिलीन ही लेते हैं हम लोग, NH2 यहाँ पे है, और ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा दें। अब इसका अगर प्रोटोनेशन कर रहे हैं हम लोग तो देखना यहाँ पे प्रोटोनेशन H प्लस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो H प्लस ऐड करने से क्या होगा, यहाँ जब प्रोटोनेशन हो गया तो यहाँ देखना ऑलरेडी दो हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, और ये जब एक्सपैंड करके लिखोगे तो देखो ये हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप का तीनों हाइड्रोजन है। तब यहाँ पे देखो प्रोटोनेशन होने के बाद एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आने की वजह से ये जो CH3 ग्रुप
के एटम्स हैं, कार्बन के अराउंड जो 3 हाइड्रोजन एटम्स है और नाइट्रोजन के अराउंड जो 3 हाइड्रोजन एटम्स है, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन होने लगेगा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए तो प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा उनमें स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, और स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट होने से उस ये जो बेस था हमारा, और बेस जब H प्लस एक्सेप्ट करता है तो प्रोटोनेशन होने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं बेस का ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो जब ये कॉन्जुगेट एसिड बना है, कॉन्जुगेट एसिड में अगर स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा बताओ, तो इंक्रीज हो रहा होगा या घट रहा होगा? स्टेबिलिटी क्या होगा स्टेरिक रिपल्सन की वजह से, इंक्रीज या डिक्रीज? बताओ, इस कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा स्टेरिक रिपल्सन की वजह से? डिक्रीज। तो डिक्रीज। कभी भी स्टेरिक रिपल्सन जब भी लगेगा, स्टेरिक क्राउडिंग जब भी होगा, तो वहां पे स्टेबिलिटी को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, तो स्टेबिलिटी को वो घटाएगा ही हमेशा। तो यहाँ भी वही चीज है कि और ऑर्थो पोजिशन पे स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से या स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से वो उसके स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, और कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड का अगर स्टेबिलिटी घट रहा है, मतलब पहले वाले बेस के कंपैरिजन में उसका स्टेबिलिटी कम हो गया, तो ये आसानी से फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना चाहेगा क्या? देखो, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहता है, जिस डायरेक्शन में उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब वो प्रोटोनेशन स्टेप होने के बाद उसका स्टेबिलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, मतलब उसका स्टेबिलिटी को वो डिक्रीज कर रहा है स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से। तो ये आसानी से फॉरवर्ड शिफ्ट हो पाएगा क्या यहाँ पे, बताओ? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा आसानी से या नहीं होगा? सर। नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से, या फिर ये जो स्टेरिक इनहिबिशन, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP इफेक्ट। देख रहे हो ना, स्टेरिक ग्रुप होने की वजह से, बल्कि ग्रुप होने की वजह से वहां पे प्रोटोनेशन में डिफिकल्टी आता है। प्रोटोनेशन होने की वजह से क्या होता है कि वो स्टेबिलिटी उसका कम हो रहा है, तो वो प्रोटोनेशन को हिंडर करेगा, प्रोटोनेशन को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो फैक्टर। तो इसीलिए इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग SI इफेक्ट। तो SIP इफेक्ट होने की वजह से ये जो SIP इफेक्ट हो रहा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बताओ तो? सर डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो फॉरवर्ड शिफ्ट को प्रमोट नहीं करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका डिक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा SIP इफेक्ट लगेगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होते जाएगा। समझ में आया? तो यही है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इफेक्ट, SIP इफेक्ट इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है? तो क्वेश्चन है जैसे हमारा ये है, 4 कंपाउंड्स लिए हैं हम, यानी, अरे यार 1 मिनट रुकना। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। तो जब भी SIP इफेक्ट होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वहां पर डिक्रीज ही करेगा। तो जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है? NH2 पहला कंपाउंड है हमारा, NH2, और ऑर्थो पोजीशन पे CH3 हो गया। दूसरा कंपाउंड है NH2 और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे CH3 लगा दिया। तीसरा कंपाउंड है NH2 और पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दिया। और फोर्थ कंपाउंड जो है ये सिंपली एनिलीन है, NH2। अब यहाँ पे बताना SIP इफेक्ट जो है वो कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, कौन से कंपाउंड में? सर फर्स्ट वाले में, सिर्फ इसी में SIP इफेक्ट देखेंगे, और तो किसी कंपाउंड में SIP इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, नो ऑपरेट कर रहा है क्या? नहीं। तब SIP इफेक्ट होने की वजह से हमको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो एनिलीन के कंपैरिजन में इसका
फर्स्ट वाले कंपाउंड का, ये ए बी सी डी कर देते हैं, ए बी सी डी। तो एनिलीन के कंपैरिजन में डी, कंपाउंड डी जो है उसके कंपैरिजन में ए का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन से कंपाउंड का होगा? सी। सी सर। सी। रीजन बताओ। हाइपर कंजुगेशन। हाँ, यहाँ पे सब हाइपर कॉन्जुगेशन से ये डोनेट कर रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ए में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, बट वहां पे एसआईपी इफेक्ट लगने की वजह से वो क्या होता है, प्रोटोनेशन डिफिकल्ट हो जाता है, समझ रहे हो बात? तो वहां पे उसका तो सबसे कम हो जाएगा। अब बी में देखो, बी में हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट नहीं कर रहा है, बी में कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई। ठीक है, तो ये सी में हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है और बी में इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी में ज्यादा होगा डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा नाइट्रोजन के राउंड, तो सी सबसे ज्यादा हो गया। इसके बाद बी हो जाएगा, और उसके बाद डी, और सबसे लिस्ट कौन सा हो जाएगा, ए। तो देख रहे हो ना, ऑर्थो इफेक्ट, सॉरी, ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप होने की वजह से वहां पे एसआईपी इफेक्ट हो रहा है, और एसआईपी इफेक्ट अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, वो डिक्रीज कर दिया। तो ये एक्चुअल में ऑर्डर आ रहा है हमारा। तो एसआईपी इफेक्ट सिर्फ कंपाउंड ए में ऑब्जर्व हो रहा है, बाकी तीनों कंपाउंड्स में कोई एसआईपी इफेक्ट नहीं लग रहा है। समझ गए बात? हेलो? यस सर। चलो, अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसमें ऑर्डर बताना तुम लोग। पहला कंपाउंड है यही एनिलीन, दूसरा कंपाउंड है NH2, और इसके साथ यहाँ पे एक CH3 जोड़ दिया, और तीसरा कंपाउंड आ गया हमारे पास NH2 CH3 CH3। चलो, इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ तो, ABC। सर ए बी सी। सबसे ज्यादा ए का है ना, Yes. यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है उसके अराउंड, तो वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ उसका सबसे मैक्सिमम। फिर बी में एक CH3 आ गया, सी में देख रहे हैं हम लोग दो दो CH3 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा ना, जब Steric conjugation. प्रोटोनेशन के बाद। तो यहाँ पे एसआईपी इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट कर रहा है, तो जितना ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड होगा वहां पे, जितना बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड होगा, हम लोग देखेंगे एसआईपी इफेक्ट बढ़ रहा होगा, और एसआईपी इफेक्ट जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को, वो उतना कम करेगा। तो सबसे मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ ए का, फिर बी, और सबसे लिस्ट हो गया सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? सर हाँ बोलो। सर इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टेरिक रिपल्सन की वजह से NH2 अपना प्लेन चेंज कर देगा, तो उस पर सिर्फ बेंजीन की वजह से माइनस आई लगेगा, तो उस केस में स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। SIR इफेक्ट, हाँ बता रहे हैं, SIR इफेक्ट कब कंसिडर करना है, जैसे इस टाइप के केस में, ये तो SIP हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, स्टेरिक उस पे भी आएंगे हम लोग। SIR इफेक्ट जो उसमें बताए थे ना हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ में जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे, याद है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। Yes sir. तो वहां पे क्या होता था, बल्कि ग्रुप होने की वजह से वो प्लेन चेंज कर लेता था, और प्लेन चेंज कर लेता था तो वहां पे रेजोनेंस नहीं हो पाता था। ठीक है, तो उसी टाइप का इफेक्ट यहाँ पे, उसको हम लोग SIR इफेक्ट बोलते हैं। तो बताएंगे अभी कहाँ पे तुमको SIP इफेक्ट लगाना है और कहाँ पे SIR इफेक्ट लगाना है। ठीक है, तो देख रहे हैं अभी, जैसे एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम, इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर लियो ना तुम लोग? Yes sir. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे देखना, नाइट्रोजन है यहाँ पे N, और ये क्या है, यहाँ पे NO2 लगा दिए, ये NO2 लगा दिए, और यहाँ पे NO2 लगा दिए। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे
चलो ये NH2 है हमारा, और दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड है। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 है, NO2 मतलब तीनों पोजीशन पे है यहाँ पे, और यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या है, दो दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। चलो इसमें अब तुमको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बताओ तो फटाफट। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग वो SIR इफेक्ट कंसिडर करेंगे जब नाइट्रोजन के साथ भी सब्स्टिट्यूएंट अगर यहाँ पे दिख जाए ना तुम लोगों को कि नाइट्रोजन के साथ भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, तो उस केस में हम लोग SIR इफेक्ट कंसिडर करने लगते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि देखो ये NO2 ये तो सभी जगह पे है, ऑर्थो पे, दोनों जगह ऑर्थो पे है और एक पैरा पे है, तो इससे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो है ही यहाँ पे, और साथ साथ में फर्स्ट वाले केस में दो हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड वाले केस में नाइट्रोजन के साथ दो दो मिथाइल ग्रुप है। तो ये नाइट्रोजन का जो मिथाइल ग्रुप होगा और ये NO2 ग्रुप होगा, इसके बीच में यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा। समझ रहे हो बात? मतलब ये प्रोटोनेशन से पहले का ही केस है, अभी प्रोटोनेशन नहीं हुआ है। वहां पे SIP में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोटोनेशन के बाद का स्टेरिक रिपल्सन कंसिडर कर रहे थे। समझ रहे हो बात? जब प्रोटोनेशन होने के बाद एक हाइड्रोजन आया तो उसकी वजह से और रिपल्सन क्रिएट होने लगता है। यहाँ पे अभी प्रोटोनेशन कंसिडर ही नहीं कर रहा है, प्रोटोनेशन से पहले ही देखो ये जो CH3 जब स्प्रेड आउट होगा और ये NO2 जो है, इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन पहले से क्रिएटेड या नहीं यहाँ पे? बताओ, बोलो फटाफट। हिमांशु? यस सर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, प्रोटोनेशन होने के पहले ही यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले कंपाउंड में क्या है, दो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग सेकंड वाले कंपाउंड में देखें तो ऑब्वियसली सेकंड वाले कंपाउंड में कहीं ज्यादा रिपल्सन हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे दो दो CH3 ग्रुप्स अटैच हैं, और CH3 ग्रुप का साइज जो होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मच बिगर साइज है। ठीक है, साइज की अगर हम लोग बात करें तो CH3 ग्रुप का साइज जो है ये मच मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोटोनेशन होने के पहले ही रिपल्सन इतना ज्यादा है कि वो प्रोटोनेशन होने के बाद तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो प्रोटोनेशन होने से पहले ही इतना ज्यादा यहाँ पे रिपल्सन लग रहा है, तो रिपल्सन बहुत ज्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी पहले से अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन है अपना प्लेन ही चेंज कर लेता है। ये जो N के साथ दो CH3 ग्रुप्स है ना, यहाँ पे ये अपना प्लेन चेंज कर ले रहा है। समझ रहे हो बात? ये अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो अपना प्लेन ही चेंज कर ले रहा है। तो प्लेन अगर वो चेंज कर लिया तो अब वहां पे देखना, इसी इफेक्ट को तो बोलते थे हम लोग SIR इफेक्ट। जैसे ही नाइट्रोजन अपना प्लेन चेंज कर लिया, तो अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाएगा क्या? हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेन चेंज होने की वजह से डीलोकलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। समझ रहे हो बात? मतलब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर जो है अब डीलोकलाइजेशन में, नो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन विथ बेंजीन रिंग। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ये कौन सा इफेक्ट हो गया? SIR इफेक्ट हुआ या नहीं यहाँ पे? हिमांशु बताओ। यस सर। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे SIR इफेक्ट हमको कंसिडर करना है। तो SIR इफेक्ट जैसे ही हुआ, देखो अब वो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अब रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो अगर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो अब उसका लोन पेयर क्या है, पूरी तरह से फ्री हो गया। ठीक है, वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है प्लस उसके साथ साथ दो दो CH3 ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं, तो ऑब्वियसली इस केस में इसका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताना तो। इंक्रीज हो। इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट उल्टा है। समझ रहे हो?
SIP इफेक्ट जब कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन जब कंसिडर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। लेकिन जब SIR इफेक्ट हम लोग लगा रहे हैं, तो SIR इफेक्ट लगने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, ये घट रहा है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अब रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज फ्री। अब वो पूरी तरह से फ्री है, लोकलाइज्ड है एकदम, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहीं पे शेयर नहीं हो रहा है। तो फ्री है या लोकलाइज्ड है, तो वो आसानी से क्या कर सकता है, H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो वो प्लेन चेंज कर लिया है, अपने मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो अपना प्लेन चेंज कर लेता है। तो प्लेन चेंज करने की वजह से उसका रेजोनेंस जो हो जाता है वो इनहिबिट हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसका लोन पेयर पूरा फ्री है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे शेयर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कंपाउंड अगर बी है हमारा, ये कंपाउंड ए है, तो SIR इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, तो SIR इफेक्ट लगने से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए। ये बात समझ में आया? ठीक है, दोनों का इफेक्ट जस्ट उल्टा है, SIP और SIR दोनों का। SIP से बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है, SIR इफेक्ट लगाने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, सर SIP में हाइड्रोजन में रिपल्शन होगा? SIP में हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होगा? हाइड्रोजन के बीच में ऑर्थो पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो आएगा, NH2 ग्रुप जो है, अगर वो अपना लोन पेयर डोनेट किया, प्रोटोनेशन होने के बाद वो हाइड्रोजन तो वहीं पे आएगा ना, समझ रहे हो बात? और ऑर्थो पोजीशन पे कोई एक बल्कि ग्रुप लगा दे हम लोग, CH3 जैसे मान लो प्रेजेंट है, तो उसका भी तो 3-3 हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली वो ग्रुप्स इतने ज्यादा, हाइड्रोजन एटम का नो डाउट साइज छोटा होता है, बट इतना ज्यादा वो क्लोजनेस है। वही चीज अगर देख लो, वही चीज अगर मेटा पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है, तो वहां पे हम लोग कोई रिपल्सन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। कंसिडर कर रहे हैं क्या कोई रिपल्सन मेटा या पैरा पे? नो लेकिन सर। जब ऑर्थो पे है, तो वो ग्रुप्स ही इतने ज्यादा क्लोज हैं कि उनके बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। और प्रोटोनेशन होने के बाद एक और हाइड्रोजन आ गया, तो उसकी वजह से और भी ज्यादा रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो बात? यस सर। तो वो ऑर्थो पोजीशन पे ही बेसिकली कंसिडर, वही चीज हम लोग जब वो मेटा पे CH3 लगा रहे हैं या पैरा पे लगा रहे हैं, तो उसमें कोई भी रिपल्सन हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं वो रिपल्सन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे वो ग्रुप्स में इतना ज्यादा क्लोज हो जाता है ना, कि वो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं वहां पे, तो स्टेबिलिटी को वो काफी हद तक कम कर देता है। समझ रहे हो बात? क्लियर है? यस सर। और SIR इफेक्ट में क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वो प्रोटोनेशन होने से पहले ही क्या हुआ, इतना ज्यादा वहां ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन है कि वो N के साथ जो ग्रुप्स हैं वो अपना प्लेन ही चेंज कर लेता है, उसके बाद वहां पे प्रोटोनेशन हो रहा है। डिफरेंस दिख रहा है ना SIP और SIR में? डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इसलिए SIP इफेक्ट होने से बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, लेकिन SIR इफेक्ट होने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि SIR इफेक्ट में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, वो पूरा फ्री है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो शेयर नहीं हो रहा है कहीं पे, तो इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ वहां पे इंक्रीज कर रहा है SIR इफेक्ट से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। चलो, तो ये था SIP इफेक्ट, SIR इफेक्ट कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। इसमें एक और चीज होता है, अमीन्स के केस में देखोगे, है ना, अमीन्स के केस में एक फेनोमेनन ऑब्जर्व करते हैं जिसको हम लोग अमीन इन्वर्जन बोलते हैं। सुने हो कोई पास आउट वाले? कोई क्लास कर रहा है? यस सर। सुने हो सोएब, अमीन इन्वर्जन? यस सर। या फिर इसको अम्ब्रेला फ्लिपिंग फेनोमेनन भी बोलते हैं, अम्ब्रेला फ्लिपिंग। अम्ब्रेला फ्लिप होते हुए देखे हो कभी? हम्म, कोई नहीं देखा है? हिमांशु? यस सर।
तो वही इफेक्ट यहाँ पे होता है, उसी तरह से सोचो, फ्लिपिंग हो जाता है। तो अम्ब्रेला जैसे फ्लिप करता है उसी तरीके से अमीन का भी फ्लिपिंग होता है, तो इसको हम लोग अमीन इन्वर्जन या फिर फ्लिपिंग बोलते हैं, या इसको रिलेट किया गया है अम्ब्रेला से, तो अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोला जाता है, या बहुत जगह देखोगे अम्ब्रेला फ्लिपिंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखो इसमें ये फिनोमिनन क्या होता है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, इसको पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये होता क्या है, इट इज रैपिड ऑक्सीलेशन। ठीक है, रैपिड ऑक्सीलेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है, above and below, above and below the plane। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट इसका ये होता है कि इट डिक्रीजेस द एप्लीकेशन है ये इसका अम्ब्रेला फ्लिपिंग होने की वजह से, इट डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ स्लाइटली ड्यू टू lesser availability of loan pairs, lesser availability of loan pair। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे नाइट्रोजन के साथ मान लो 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं यहाँ पे, कुछ R1, ये R2 और ये R3 अमाइंस इस तरीके से ले लिए, और एक लोन पेयर है यहाँ पे, है ना। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे बताओ, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp3। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इसका पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, इसका ज्योमेट्री जो है यहाँ पे शेप अगर हम लोग बोले तो पिरामिडल है। तो ये क्या होता है, बहुत तेजी से इसके लोन पेयर्स क्या होता है, फ्लिप कर सकते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे ये बहुत तेजी से फ्लिप करता है। मतलब फ्लिपिंग जो होता है ना बहुत ज्यादा रैपिड होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो होता है बहुत ही कम इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखो ये फ्लिपिंग कैसे होता है, तो इसका जो होता है फ्लिपिंग होने के लिए, फ्लिपिंग का फेनोमेनन तुम लोग सोचो, जैसे अम्ब्रेला भी अगर फ्लिप कर रहा होगा तो फ्लिप करेगा तो ये तीनों बॉन्ड्स जो है, ये 3 बॉन्ड्स है, ये धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट होगा, ऊपर आएगा ना ये तीनों बॉन्ड्स, जैसे पिरामिड की तरह सोचो, नीचे ये पिरामिडल शेप है उस तरह से एज्यूम करो, और ऊपर में लोन पेयर है। तो फ्लिपिंग होने के लिए ये तीनों बॉन्ड्स जो पिरामिड बना रहे हैं, वो तीनों बॉन्ड्स क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो फ्लिपिंग, जस्ट फ्लिपिंग होने से पहले जो बीच का एक स्टेट आता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट में देखोगे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जैसे फ्लिप हो रहा होता है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसा बनता है जिसमें कि ज्योमेट्री जो हो जाएगा इसका प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा। प्लेनर ज्योमेट्री कैसे हो जाता है, तो एक ये मान लो R1 यहाँ पे आ गया, R2 जो धीरे धीरे ये नीचे से ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर उठ रहा है तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये मान लो ये R2 इधर से आ गया और ये R3 ये इस साइड आ गया। तो ट्रांजिशन स्टेट जो बन रहा है ना कुछ इस टाइप का प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ठीक है, ये जो ज्योमेट्री बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ये sp2 ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ लोन पेयर जो है ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है, लोन पेयर इसके परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये जो ये ट्रांजिशन स्टेट है, फ्लिपिंग होने से जस्ट पहले वाला स्टेट, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 हो गया, और ये लोन पेयर जो आ गया, अब लोन पेयर आ गया प्योर p ऑर्बिटल में, ये प्योर p ऑर्बिटल में लोन पेयर आ चुका है sp2 में, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर कहाँ रहेगा, प्योर p ऑर्बिटल में चला गया। अब इसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट जो हो जाता है वो फ्लिपिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लिपिंग मतलब बॉन्ड्स पूरा जस्ट उल्टा हो गया। तो यहाँ पे देखोगे जब फ्लिपिंग होने के बाद स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका, यहाँ पे ये R1 आ गया, ये R2 ऊपर, R3, और लोन पेयर जस्ट ये क्या आ गया यहाँ पे बिलो द प्लेन आ गया। तो ये फ्लिपिंग होते रहता है, इसी को बोलते हैं, ये जो फेनोमेनन है ना यही पूरा फेनोमेनन है फ्लिपिंग। वापस से अब नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वापस से ये पूरा अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, तो एक तरह से इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन हो रहा है ना। इसी तरीके से तो अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, अम्ब्रेला का जब
फ्लिपिंग होता है तो इसी टाइप से होता है ना हिमांशु? यस सर। तो यही चीज है, इसी को रिलेट किया गया यहाँ से। तब ये होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में इस टाइप का देखा गया है, पिरामिडल शेप वाले जितने भी ज्योमेट्री वाले एलिमेंट्स हैं या स्पीसीज हैं, अगर वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जो होता है ना, ऑर्बिटल्स का साइज जो होता है उतना ज्यादा उनमें साइज एस और पी ऑर्बिटल के साइज में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आसानी से वो आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, आसानी से ये ट्रांजिशन हो पा रहा है, sp3 से वो sp2 में जा रहा है, फिर sp2 से वापस sp3 में जा रहा है। तो इस तरीके से आसानी से वो एक दूसरे में इंटरमिक्स कर सकता है अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो, क्योंकि सेकंड पीरियड में हम लोग एस और पी का जो साइज होता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, तो आसानी से वो इंटरमिक्सिंग आसानी से वो कर सकते हैं आपस में। लेकिन वही चीज अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड वाले एलिमेंट्स में करोगे तो वो चीज ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग साइज नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम लोग पीरियड में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड में, तो उसमें साइज बढ़ते जा रहा है, और साइज बढ़ने की वजह से ऑर्बिटल्स के जो एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो भी बढ़ते जाता है। तो अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वहां पे इंटरमिक्सिंग आसानी से पॉसिबल नहीं है। और इसमें देखते हैं हम लोग कि इतना कम एनर्जी इन्वॉल्व होता है, ये रूम टेम्परेचर पे ही ये फ्लिपिंग होता है, ये फ्लिपिंग के लिए कोई एनर्जी हमको नहीं देना पड़ता है। इस फ्लिपिंग में जो एनर्जी इन्वॉल्व है ये इतना कम होता है कि ये रूम टेम्परेचर में ही एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने प्लेन को फ्लिप कर लेगा। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे ये सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखना फ्लिपिंग होने से ये क्या हुआ, sp3 ज्योमेट्री था, sp3 से sp2 गया, फिर sp3 चला गया। तब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये फ्लिपिंग होने की वजह से यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, ये घट जा रहा है। कैसे घट रहा है, क्योंकि लोन पेयर का अवेलेबिलिटी देखो, लोन पेयर क्या हो रहा है, पहले sp3 में था, फिर sp2 में चला गया, फिर sp3 में चला गया, तो लोन पेयर यहाँ पे क्या एक जगह स्थिर नहीं है, डीलोकलाइज, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये मूव कर रहा है इधर से उधर, ये क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है लोन पेयर का। ठीक है, लोन पेयर का अवेलेबिलिटी जो है वो एक जगह पे वो कम है, और ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, बहुत तेजी से ये ऑपरेट कर रहा होता है, तो इसलिए लोन पेयर कहीं एक जगह स्थिर नहीं है, वो तुरंत तुरंत वो क्या हो रहा है, लोन पेयर का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि अम्ब्रेला फ्लिपिंग या इन्वर्जन, अमीन इन्वर्जन होने की वजह से लोन पेयर का डेंसिटी क्या हो जा रहा है, वो कम हो रहा है, लोन पेयर का अवेलेबिलिटी कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए ये बात, यही चीज है, इसमें और कुछ है नहीं। ये एक्चुअली अमीन्स में कार्बन आयंस में भी इसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, कार्बन आयंस में भी इस तरह का फ्लिपिंग होता है। कार्बन आयंस में कैसे, तो कार्बन आयन में क्या बताया गया तुम लोगों को, यहाँ पे कार्बन है और इसके साथ देखोगे, मान लो इसके साथ इस तरह से है, ये R1 R2 ही जोड़ देते हैं यहाँ पे, कार्बन के साथ कोई तीन ग्रुप्स हो गए इस तरह से, R1 R2 और यहाँ पे R3, और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन आयन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। तो इसके केस में भी हम लोग देखते हैं, कार्बन आयन के केस में भी यहाँ पे इन्वर्जन पॉसिबल है, क्योंकि ये भी कार्बन जो है ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में अगर पिरामिडल ज्योमेट्री है तो इस टाइप का इन्वर्जन देखा जा सकता है। इसके बाद अगर थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स में अगर पिरामिडल ज्योमेट्री आएगा तो उसमें देखोगे उतना ज्यादा इन्वर्जन ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि वहां पे वही चीज बताया, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का जो एनर्जी डिफरेंस है वो गैप जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से वो आसानी से इंटरमिक्स होना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए अमीन इन्वर्जन उसमें ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अगर पिरामिडल ज्योमेट्री बना रहे हैं तो इस टाइप का इन्वर्जन देखने को मिल सकता है। इसको हम लोग फ्लिपिंग बोलते हैं, या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं, या फिर अमीन्स के केस में अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसको अमीन इन्वर्जन बोलते हैं। और इसका एप्लीकेशन अमीन्स के ऊपर क्या पड़ रहा है,
कि ये अम्ब्रेला फ्लिपिंग या इन्वर्जन होने की वजह से अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जा रहा है, वो डिक्रीज कर जा रहा है। समझ आया ये चीज? रुचिका, यस सर। समझ आया? यस सर। चलो, तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन हमको दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है, जैसे दो कंपाउंड हमको गिवन है, यहाँ पे देखना अच्छे से। नाइट्रोजन, ये इस टाइप का कंपाउंड है, एक साइक्लिक दे दिया गया है मेरे को, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड है ये इथाइल, इथाइल, और इसके साथ इथाइल, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है। बताओ, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ तुमसे पूछा गया है, कंपेयर कर सकते हो क्या? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे वही चीज, अमीन इन्वर्जन तुम्हारा एप्लीकेशन हो जाएगा, अमीन इन्वर्जन का। यहाँ पे बोलो फटाफट, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए? कोई भी इफेक्ट लगा लो तुम। जैसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पे ये चीज कंपेयर कर सकते हो क्या? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जैसे इंडक्टिव इफेक्ट ही लगा रहे हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या इन दोनों में? बताओ। हेलो हिमांशु, यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या यहाँ पे? कि दोनों जगह देख रहे हो क्या सिमिलर टाइप के ग्रुप्स अटैच्ड हैं नाइट्रोजन के अराउंड, यस और नो? Yes, sir. तो उसके बेसिस पे नहीं करेंगे। यहाँ पे वही चीज है, अमीन इन्वर्जन किस में पॉसिबल होगा, कंपाउंड ए में या बी में? किस में आसानी से इन्वर्ट हो सकता है? पिरामिडल ज्योमेट्री किसका है? बी। बी का। तो बी में अमीन इन्वर्जन होने की वजह से यहाँ पे अमीन इन्वर्जन ऑब्जर्व होगा, इन्वर्जन होगा। तो अगर इसका इन्वर्जन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर का डेंसिटी क्या होगा? लोन पेयर ऑक्सिलेट कर रहा है, बार बार लोन पेयर ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इस तरीके से वो ऑक्सिलेट करता जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसका, इसलिए लोन पेयर का अवेलेबिलिटी एक जगह क्या हो जाएगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ कंपाउंड ए का ग्रेटर देन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड बी। समझ गए बात? वही चीज है, अमीन इन्वर्जन का ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे लिख लेना, एक पॉइंट नोट करके लिखना कि साइक्लिक नाइट्रोजन्स आर always more basic than acyclic nitrogens। इस टाइप के केस में रीजन बता सकते हो? वही रीजन, ये साइक्लिक नाइट्रोजन है, ये एसाइक्लिक नाइट्रोजन है। तो एसाइक्लिक नाइट्रोजन में कौन सा फेनोमेनन ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग? बोलो। अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन। तो एक स्टेरिक फैक्टर तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमाइन इन्वर्जन। तो ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर एज वेल एज अमाइन इन्वर्जन, ठीक है। तो यही चीज होता है, अमाइन इन्वर्जन का ये एप्लीकेशन हो गया कि अमाइन इन्वर्जन होने की वजह से एसाइक्लिक कंपाउंड में ही अमाइन इन्वर्जन ऑब्जर्व होगा, जहां पे पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा एसाइक्लिक नाइट्रोजन्स का, वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू साइक्लिक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कंपाउंड ए का बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो मच ग्रेटर देन कंपाउंड बी होगा। समझ गए बात? ठीक है, सोएब समझ आया? Yes, sir. चलो, तो ये सब ध्यान रखना।
ये सब से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, अमाइन इन्वर्जन का एप्लीकेशन पूछा जाता है, स्पेशली जेई एडवांस में ये सब पूछा जाता है, ये सब तुमको ध्यान रखना होगा ये सब चीज। इसका इनफैक्ट और भी एप्लीकेशन होता है, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो अमाइन इन्वर्जन हम लोग अप्लाई करते हैं, या फिर इसका देखोगे जब आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां भी इसको अप्लाई करते हैं हम लोग अमाइंस के केस में। जब क्वेश्चंस करोगे ना अमाइंस वाले क्वेश्चन सब, तो वहां पे ये चीज अप्लाई करते हैं हम लोग, अमाइन इन्वर्जन। चलो तो ये तो हो गया अमाइंस के केस। चलो इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें बताना तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। कंपाउंड ए है ये, और दूसरा कंपाउंड है ये। बताओ कौन सा नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए का या बी का। जल्दी बताओ, इसमें क्या सोच रहे हो। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या। आ रहा है सर। तो बताओ इसमें से कौन से कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए या बी। इसमें क्या सोच रहे हो इतना, कौन सा इफेक्ट लगा रहे हो हिमांशु। सर इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली, यहाँ पे 4 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तुम्हारे पास, और यहाँ पे 5-5 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट किसमें ग्रेटर है, कहाँ पे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। बी। बी में, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अलावा और तो कोई इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा और कोई इफेक्ट है क्या यहाँ पे, बताओ। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मोर प्लस आई इफेक्ट है, तो नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बी विल बी मच ग्रेटर देन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन ए। ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। नो सूरज। सर। नो सर। नो सर। चलो तो ये हो गया हमारा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंप्लीट हो गया इसमें, बेसिक स्ट्रेंथ भी हम लोग सारे केसेस देख लिए। चलो इसके बाद जो होता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एसिड बेस रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है। एसिड बेस का आपस में रिएक्शंस कराते हैं हम लोग, और इसमें पूछा जाएगा फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, तो एसिड बेस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो तुम लोग, एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, फिजिबल रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जो होगा फिजिबल होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशंस लिख लेना, कंडीशंस ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर फेवरेबल एसिड बेस रिएक्शन। तो इसमें पहला जो कंडीशन होता है कि ये जो पीके वैल्यू होता है, पीके तुम लोग सुने हो, एसिड्स के केस में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं पीके, ठीक है, जैसे पीएच होता है ना उसी तरीके से ये पीके होता है, बताएंगे अभी। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है कि पीके वैल्यू शुड इंक्रीज बाय मूविंग फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट इन द रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लोग शिफ्ट कराना चाह रहे हैं रिएक्शन को, फेवरेबल रिएक्शन के बारे में अगर पूछ रहे हैं, तो पीके वैल्यू क्या होना चाहिए, वो इंक्रीज करना चाहिए मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द रिएक्शन। ठीक है, सेकंड इसमें कंडीशन है कि नेगेटिव चार्ज लिख लेना यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज should move from move from less stable to more stable position, move from less stable to more stable position। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन यूज कर सकते हैं हम लोग, या तो पीके वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पे पीके वैल्यू एसिड का इंक्रीज करना चाहिए, या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर। अब ये पीके वैल्यू क्या होता है, तो देखो एसिड के केस में एक टर्म यूज करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए जिसको बोलते हैं। ये के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये तो सुने हो सब लोग, ये बताए भी थे थोड़ा बहुत, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है ये। ठीक है, तब जैसे हम लोग पीएच कैसे लिखते हैं, पीएच इज इक्वल टू ये माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये फॉर्मूला तो पढ़े हो ना सब लोग, पढ़े हो ना पीएच का। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो के जो होता है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, तो के का वैल्यू जितना ज्यादा हाई है, के जितना ग्रेटर है, तो एसिड जो है उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग बोल सकते हैं उसका, क्योंकि के डिसोसिएशन कांस्टेंट बता रहा है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो वो ये बता रहा है कि एसिड जो है उतना ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है, और जितना ज्यादा एसिड डिसोसिएट कर रहा है उतना H प्लस वो रिलीज करेगा, और जितना ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हाई है। तो Ka का वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखना, जैसे pH हम लोग लिखते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसी तरीके से pKa क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह हम लोग Ka पुट कर दिए, तो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka हो जाता है। तो अगर किसी भी एसिड का Ka का वैल्यू हाई है, किसी भी एसिड का Ka का वैल्यू अगर हाई है, तो उसका pKa क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। Ka का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखना अच्छे से, K का वैल्यू अगर इंक्रीज करें, pKa किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग K होता है। तो K का वैल्यू जितना बढ़ेगा pKa का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ तो कोई भी। इंक्रीज। डिक्रीज। K बढ़ाएंगे तो pKa बढ़ेगा क्या, तुम लोग लॉग वॉग नहीं पढ़े हो कुछ भी क्या, माइनस लॉग है वहां पे आगे। इंक्रीज। K का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो pK इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बोलो। सर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के टर्म में सोचते हैं, मान लो एक जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमको 10 टू द पावर -2 दिया है, तो इस केस में pH क्या हो जाएगा बताओ, pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका pH क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर 10 टू द पावर -2 है तो pH हो गया 2। अब यही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम इंक्रीज कर दिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को इंक्रीज कर दिए हम लोग, इंक्रीज करके कर दिए 10 टू द पावर -1, है ना। तो 10 टू द पावर -1 अगर इंक्रीज, pH इसका क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो pH घट रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो pH डिक्रीज करता है। उसी तरह से यहाँ पे K का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे हम लोग तो pK क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो बात।
तो के अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, के अगर बढ़ा रहे हैं तो ये किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, मोर एसिडिक, यस और नो। के का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो के का वैल्यू जितना ज्यादा हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उतना ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो पीके उसका कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीके जो होगा कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का देखोगे हैव लेस पीके वैल्यू, लेस पीके, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीके कम होगा। तो हम लोग पीके के वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मतलब पीके से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। पीके का वैल्यू जिसका कम है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, पीके का वैल्यू जिसका ज्यादा है वो एसिड जो होगा लेस स्ट्रॉन्ग होगा। समझ रहे हो ना बात, पीके के टर्म में तुमको उल्टा सोचना है। जैसे के जो होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, लेकिन पीके क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्टली या इनवर्सली, हिमांशु बताओ। इनवर्सली सर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है के और पीके, ये सब पढ़ोगे, आयोनिक का पार्ट है ये, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं पीके, ये सब तो ये बेसिक है, यही चीज अप्लाई करना है यहाँ पे। तो कंडीशंस क्या लिखा गया एसिड बेस रिएक्शन के लिए, पहला कंडीशन तो यही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीके का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए। तो पीके का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा बताओ, घट रहा, घट रहा होगा। तो ये चीज है, अगर हम लोग लोअर पीके से हायर पीके की तरफ मूव कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए। तो पहला तो यही कंडीशन है कि एसिड बेस रिएक्शन फेवरेबल तभी होगा जब लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि नेगेटिव चार्ज शुड मूव फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल पोजीशन, या फिर सेकंड कंडीशन हम लोग ये अप्लाई करेंगे कि नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे वो इंक्रीज कर रहे हो। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन को अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मान लेना, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे एक कंपाउंड ले लिया हम लोग, फेनॉल, OH है, ठीक है, इसका बेस के साथ रिएक्शन करा रहा है, बेस है NaOH। तो ये बताना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन अगर कराओगे तो एसिड बेस अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये H+ लूज करेगा तो O- और यहाँ Na+ आ गया और ये H2O बना रहा है। तो ये रिएक्शन फेवरेबल है या नहीं बताओ तो, ये रिएक्शन फेवरेबल होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो रहा है यानी। ये हो गया फेनॉल और इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम फेनॉक्साइड आयन, फेनॉल से जो आयन बनता है वो फेनॉक्साइड आयन कहलाता है। तो ये सोडियम फेनॉक्साइड, तो ये फेनॉल यहाँ पे NaOH ये बेस की तरह काम कर रहा है और फेनॉल एसिड है। ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा बताओ, फिजिबल होने के लिए कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, उन दोनों में से कोई ऊपर ऊपर जो कंडीशंस लिखा हुआ है उनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगा। तो फिनॉल कंडीशन एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म में क्या था कि एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, मतलब पीके का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो पीके का वैल्यू अगर हम लोग कंपेयर करें तो फेनॉल का पीके होता है, ठीक है, हर एक कंपाउंड का पीके का वैल्यू फिक्स होता है रूम टेम्परेचर पे। तो फिनॉल का पीके होता है ये 10 के आसपास होता है, पीके 10 है। और यहाँ पे जो H2O है, H2 वाटर जो बन रहा है, वाटर का पीके क्या होता है, वाटर का पीके होता है 15.7 के आसपास, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में से फेनॉल और वाटर में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, बता सकते हो? दोनों का पीके अगर तुमको पता है तो फेनॉल और वाटर में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? phenol strong acid,
फेनॉल ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि इसका पीके कम है, और वाटर जो है ये वीक एसिड हो गया। तो बताना ये चीज कि ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगा या नहीं जाएगा, बोलो। जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये फिजिबल रिएक्शन है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। चलो अगला अगला क्वेश्चन देते हैं। जैसे इसमें देखो, फेनॉल और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग NaNH2 के साथ। ये सोडामाइड है, सोडामाइड NaNH2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तब यहाँ पे देखो, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्या है, यहाँ फेनॉल का हम लोग यहाँ H+ रिलीज किए और यहाँ पे Na+ आ गया और प्लस NH3। अब ये बताना तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, ये रिएक्शन फिजिबल होगा सेकंड वाला या नहीं, एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। हिमांशु तुम बताओ। यस सर। फिजिबल हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है इसमें। नो इसका सर। पीके जो होता है ये तो 10 है, और यहाँ NH3 फॉर्म हो रहा है। NH3 क्या होगा, ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है या बेसिक बिहेवियर शो करता है, NH3 बेसिक। तो बेसिक है ना, वो सब्सटेंस हमको पता है बेसिक है, तो उसका पीके का वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा होगा। एसिडिक बिहेवियर उसका बहुत कम है, तो पीके का वैल्यू देखते हैं, इसका नियरली 38 के आसपास पीके होता है। तो देख रहे हो कितना ज्यादा पीके है उसका। तो पीके ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ये रिएक्शन क्या होगा, फेवरेबल होगा। और सोडामाइड यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आराम से फिजिबल हो जाएगा। ये बताना तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, इथाइन ले रहे हैं यहाँ पे। इथाइन प्लस मान लो NaOH के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल होगा या नहीं, मतलब ये इस टाइप का फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर करेंगे तो हम लोग ये क्या बन जाएगा, C, एक H+ यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पे मान लो C- और Na+ आ गया। ठीक है, C- और यहाँ पे Na+, और ये क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। ये बताओ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट फिजिबल है या नहीं है। नो सर। नहीं, तो यहाँ पे देखो, अगर पीके नहीं कंपेयर कर पा रहा है, एसिडिक बिहेवियर नहीं कंपेयर कर पा रहा हो, दूसरा कंडीशन क्या बोला गया है, ये जो H+ रिलीज हो रहा है ना, यहाँ से H+ अगर ये रिलीज कर रहा है, तो H+ वो स्टेबल भी होना चाहिए वहां पे। मतलब H+ रिलीज हुआ तो कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा होगा, वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस यहाँ इस पोजीशन में ये स्टेबल होगा क्या, यहाँ पे देखना। तो जैसे मान लो यहाँ पे इसका पीके जो होता है, ये जो इथाइन है और ये वाटर है, वाटर का पीके ऑलरेडी तुम लोग को पहले बता चुके हैं। वाटर का पीके कितना लिखे थे ऊपर, 15.7 होता है। और ये जो कंपाउंड है इथाइन, इसका पीके बहुत ही ज्यादा होता है, ये 25 के आसपास होता है। तो खुद देख के बताओ तुम लोग, किसका पीके ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब किसका पीके ज्यादा है। इथाइन का पीके मच ग्रेटर है H2O के कंपैरिजन में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हाई होगा बताओ तो, वाटर का या इथाइन का। वाटर। एसिडिक, वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो वाटर का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया एज कंपेयर टू इथाइन के कंपैरिजन में। इथाइन क्या हो गया, वीक एसिड हो गया वाटर के कंपैरिजन में। तो ये रिएक्शन कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा क्या, रिएक्शन कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा पाएगा, बोलो। नो सर। नहीं, तो इस केस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फिजिबल नहीं होगा, नॉट फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो बात।
बैकवर्ड डायरेक्शन में ये फिजिबल हो सकता है, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं होगा, नॉट फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन के फिजिबिलिटी के लिए कंडीशन यही लिखाया गया है कि हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना चाहिए, मतलब लोअर पीके से हायर पीके की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसमें बताना तुम लोग। सोएब, यस सर। समझ आ रहा है ये चीज? हाँ सर। हिमांशु, यस सर। चलो तो क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे तुमको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम तुमको प्रेडिक्ट करना है इन एसिड बेस रिएक्शन। तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड ये चीज बताना है तुमको। ठीक है, पहला है OH प्लस CH3O माइनस। ठीक है, ये बना रहा है O माइनस और प्लस CH3OH। ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड तुमको लिखना है। दूसरा है CH3OH प्लस O माइनस, जस्ट उसका उल्टा हो गया, ये OH और प्लस CH3O माइनस। थ्री O माइनस प्लस CH3 CH प्लस NaNH2, ये बना रहा है यहाँ पे NH3 और प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH3Li। यहाँ पे क्या बन रहा है CH4 प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस। चलो इन पांचों में पहले बताओ तो, उसके बाद आगे करेंगे। पहला रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होगा? हेलो, यहाँ पे देख लो ना खुद, फेनॉल और मिथेनॉल में विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, फेनॉल या मिथेनॉल? बताओ। फेनॉल। फेनॉल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है मिथेनॉल के कंपैरिजन में, है ना? तो अगर फेनॉल मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है मिथेनॉल के कंपैरिजन में, तो ये रिएक्शन पहला वाला फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी से भी देख सकते हो, ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ये मिथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस है, ये फेनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। तो कौन सा कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है, मिथेनॉल वाला कॉन्जुगेट बेस या फेनॉल वाला कॉन्जुगेट बेस, विच इज मोर स्टेबल? इसमें रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है ये, बट यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ऊपर से ये इंडक्टिव इफेक्ट इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज ही कर रहा है एक तरह से। समझ रहे हो बात?
तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कॉन्जुगेट बेस जो है फिनॉक्साइड आयन जो है ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू ये मिथॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फिनॉल विल बी मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन मिथेनॉल। तो पहला वाला रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, सेकंड वाला F फॉर फॉरवर्ड है, सेकंड वाला रिएक्शन बताओ। बैकवर्ड। बैकवर्ड, ये तो जस्ट उसका उल्टा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, अगर दिख रहा है ना स्क्रीन, हेलो, Yes, sir. चलो तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। तो ये बैकवर्ड हो गया। तीसरा बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। Forward. फॉरवर्ड, ओके सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, बेंजोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ रहा है वो, और सल्फोनिक एसिड में, इन दोनों में से मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। Sulfonic acid. सल्फोनिक एसिड विल बी मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मोर स्ट्रॉन्ग से ये वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड से ये वीक की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये फॉरवर्ड। फोर्थ वाला बताओ तो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फोर्थ बताओ जल्दी से। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अरे NH3 से कंपेयर करोगे तुम ये इथाइन को, तो NH3 का तो ऑलरेडी तुम लोग को पीके बता ही चुके हैं ऊपर। कितना पीके होता है NH3 का, NH3 का पीके देखो 38. 38, और इथाइन का पीके कितना बताए हैं, इथाइन का पीके चेक करो ऊपर 25. 25। तो पीके इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज कर रहा है, पीके इंक्रीज ही कर रहा है ना लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको फॉरवर्ड। ठीक है, फिफ्थ वाला बताओ तो। फिफ्थ वाला फॉरवर्ड या बैकवर्ड बताओ फिफ्थ में। कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी से भी तुम लोग चेक कर सकते हो। दोनों का कॉन्जुगेट बेस क्रिएट करो और देख लो किस केस में जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है। अगर पीके का वैल्यू नहीं भी पता है तो दोनों का कॉन्जुगेट बेस क्रिएट करो। एक इथाइन के केस में कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और मिथेन वाला जो है उससे भी एक H+ निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो इथाइन वाले में देखो दोनों पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन इथाइन वाला जो है वो sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और मिथेन वाला जो होगा उस केस में देखोगे sp3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कौन से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, sp पे या sp3 पे, बताओ तो। नेगेटिव चार्ज जो है मोर स्टेबल कौन से कार्बन पे होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। SP. sp, क्योंकि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो इस केस में बताओ कॉन्जुगेट बेस किसका मोर स्टेबल है, मिथेन का या इथाइन वाले केस का। Ethyne. तो ये रिएक्शन जो है फिफ्थ वाला रिएक्शन वो फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड में। Forwards. फॉरवर्ड शिफ्ट। समझ आया बात कि अगर जरूरी नहीं है हर केस का तुमको पीके वैल्यू याद थोड़ी रखना है वो,
तो इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हो तुम लोग, आइडिया तो लग ही जाएगा कि कौन सा कंपाउंड मोर एसिडिक हो रहा है, कौन सा कंपाउंड लेस एसिडिक है। तो हमको रिएक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है जिस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लोअर पीके से हायर पीके की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो बात? तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक में कन्वर्ट हो रहा है। वीक से स्ट्रॉन्ग में हम लोग नहीं आ सकते, ठीक है, स्ट्रॉन्ग से वीक में जा सकते हैं हमेशा। तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में फिजिबल होगा। तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। क्लियर है ना ये चीज? हिमांशु समझ आया ये चीज? यस सर। ठीक है, तो तुमको वही चीज चेक करना है, पीके याद नहीं रखना है सबका, वो तो पीके वैल्यू जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ से ही आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो उसका पीके कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कम है तो उसका पीके वैल्यू ज्यादा होगा। तो वैसे ही कंपेयर करेंगे हम लोग। तो अगर वो उससे आइडिया नहीं लग रहा है पीके वैल्यू से, तो तुम देख लो कि किसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है या किसका लेस स्टेबल है। जिसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसका पीके वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा एसिड बेस वाला जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ कुछ केसेस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज जितने केसेस किए हैं इसमें अगर कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। हेलो इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। हम लोग का चैप्टर ऑलमोस्ट ये जीओसी खत्म होने वाला है एसिड बेस का, और कुछ कुछ केसेस और करना है हम लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट ये चैप्टर तुम लोग का ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट तुम लोग का कब है? इस संडे को है। कब है टेस्ट? यस ये सर। हाँ, तो इसमें पूरा जीओसी का पूरा चैप्टर ही आएगा। ठीक है, तो कल है क्लास क्या? कल अगर क्लास होगा तो मोस्ट प्रोबेबली कल ही खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। यस सर। ठीक है, तो कल ये चैप्टर टॉपिक तुम लोग का ओवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जीओसी पूरा चैप्टर रहेगा। और क्या दिया गया सिलेबस में? नोमेनक्लेचर है टेस्ट के सिलेबस में, और उसके साथ साथ हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल। फिजिकल का केमिकल इक्विलिब्रियम वो रह गया था तुम लोग का टेस्ट के लिए, तो इसलिए वो दे दिए। ठीक सर है, एक क्वेश्चन भेजे हैं वो बता दीजिए। क्वेश्चन भेजे हो कहाँ पे? टेलीग्राम। एक मिनट रुको। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है इसमें, क्या दिक्कत हो गया इसमें? इस टाइप का केसेस कराए भी तो थे। सर आंसर बी आ रहा है पर ए दिया हुआ है, बुकलेट का है। हाँ बुकलेट का है, तो पहले वाले में अगर देखोगे ये ग्रुप में हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। चेक करो तो तुम लोग। इसमें देखो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है दो दो जगह पे रेजोनेंस में जा रहा है, यस और नो? यस सर। सेकंड वाले में सिर्फ एक जगह से रेजोनेंस हो रहा है, और प्लस उधर से CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। ठीक है, और थर्ड वाले में देखोगे, थर्ड वाले में NH2 ग्रुप का तुमको चेक करना है ना। तो NH2 ग्रुप में देखो, NH2 ग्रुप है बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड, और मेटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया उसके रेस्पेक्ट में। तो वहां पे -M तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा ना, -M ऑपरेट करेगा उसका? नो सर। तो -M तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा वहां पे।
तो कौन सा इफेक्ट वहां पे ऑपरेट कर रहा होगा उसका? माइनस आई। तो चलो यहाँ पे अगर हमको चेक करना है इन तीनों में, तो सबसे मोस्ट बेसिक कहाँ पे होगा? सेकंड में। सेकंड में ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, प्लस उसके साथ प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है ना। वो प्लस वाला इफेक्ट तो और कहीं पे नहीं दिख रहा है ना मेरे को, वो वाला इफेक्ट और कहीं पे लग रहा है क्या? बोलो। नो सर। तो सेकंड का ही सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना। यस सर, यही आ रहा था आंसर, पर ए दिया हुआ है। थर्ड का? अच्छा, वो सेकंड और फर्स्ट में तो सेकंड का ज्यादा होगा, थर्ड से अगर कंपेयर करें हम लोग, तो थर्ड में और सी डबल बॉन्ड और CH3 है, ये भी मेटा पोजीशन पे, तो प्लस वाला तो कोई इफेक्ट लगेगा नहीं एक तरह से। और यहाँ पे कोई स्टेरिक वाला फैक्टर भी नहीं लग रहा है कुछ इस तरीके से। डेटोनेशन ठीक है, इसको चेक कर लेंगे ऑर्डर। इसका आंसर में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है सर। ये दिया हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है सेकंड में, वो तो सिर्फ और सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और यहाँ ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकंड में प्लस आई इफेक्ट भी उस ग्रुप का लग रहा है वहां पे, ठीक है, जो कि थर्ड में ऑपरेट नहीं कर रहा है। सेकंड का ही ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हेलो। यस सर। सेकंड का ही ज्यादा होना चाहिए, चेक कर लेंगे ऐसे आंसर हम, लेकिन होना तो सेकंड का ही ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यस। चलो, और इसमें कुछ पूछना है इससे रिलेटेड किसी को? आयुष, नो आज सर। के टॉपिक वाले में कोई डाउट है तुम लोगों को? हिमांशु, कुछ पूछना है? नो सर। दीक्षा? नो सर। ठीक है, फिर चलो, तो नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा हम लोग का GOC, ठीक है। एंड कर रहे हैं आज के लिए।